रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे और उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज करी थी। ये जर्नल एंट्री में हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में पहली एंट्री हमने डीआरआर बनाने की करी थी। उसके बाद उस डीआरआर को हमने क्या किया था बेटा, इन्वेस्ट किया था। फिर इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया था, सेल किया। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट आया, उसके बाद हमने सेल किया। फिर डिबेंचर्स ड्यू किया था रिडेम्पशन पे। तो यहाँ पे ये सारी एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली थी। इसके अकाउंट हमने बनाए थे, लेजर में ट्रांसफ़र करना मैंने सिखाया था आपको। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, जो आपको थोड़ा सा लॉ या प्रोविज़न से चीज़ों को सीखना है, वो ये सीखना है कि सर ये जो डीआरआर है हमारे पास, ये डीआरआर का अमाउंट क्या होगा, एक तो ये जानना है। और दूसरा सर ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्या होगा, ये जानना है। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम कर रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। बस मेन चीज़ हमारे पास क्या होगा कि डीआरआर कितना बनाएंगे, कितनी वैल्यू का डीआरआर होगा, और डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ठीक है जी, ये दो वैल्यू आपको समझनी है। तो इसके लिए तो बहुत सिंपल से वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, याद रखेंगे आप बस, कि जब डीआरआर की बात होगी बेटा तो डीआरआर आएगा आपका 10%। कितना परसेंट? और इन्वेस्टमेंट आएगा कितना परसेंट? 15%। अभी बात करेंगे डीआरआर कितना परसेंट और इन्वेस्टमेंट। अब ये 10% तो सर निकालना किसका है, तो बेटा ये 10% डीआरआर जब आप बनाएंगे तो ऑन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सर ये क्या बात हो गई बेटा, डिबेंचर आपने इशू किया होगा, आप रिडीम करने जा रहे हो सकता है आपने रिडीम कुछ अमाउंट पहले कर दिया था, कुछ अब कर दिया। यानी आपके पास 10 लाख का डिबेंचर और 1 रुपये भी रिडीम नहीं किया, तो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग कितना है, 10 लाख आपको चुकाने। तो 10 लाख का 10% डीआरआर बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? सर अगर मैंने 10 लाख इशू किया था जिसमें से 2 लाख ऑलरेडी मैं रिडीम कर चुका हूं, तो बचा कितना बताओ, तो 8 लाख का कितना परसेंट, 10%। यानी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अमाउंट जो होगा उस पर डीआरआर आप बनाएंगे, वो भी कितना परसेंट डीआरआर बनेगा, 10% बनेगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपको जो करना है वो कितना परसेंट। अब डीआरआर मैंने आपको बताया कि 8 लाख बचा है, तो 8 लाख का 10% कर दो। तो सर 15% किसका, अब ये 15% डिपेंड करता है जिस अमाउंट को आप उस ईयर में पे करने वाले। मान लीजिए 2022 में आपने 8 में से 3 लाख पे करेंगे, फिर 2023 में आप 5 लाख रुपए पे करना चाहते हैं, तो बेटा इसका 15%, इसका 15% हर साल इन्वेस्ट होगा। जिस ईयर में पे हो रहा होगा उस ईयर की फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। जिस ईयर में पे होगा उस ईयर की फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। और कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट होगा, 15%। बस बहुत छोटा सा याद रखना है इसको। थोड़ा सा इसके ऊपर कहानी मैं दिखा देता हूँ वैसे, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब निकलेगा नहीं। यहाँ पे डीआरआर, बस मोटी मोटी बातें याद क्या रखनी, कितना परसेंट बनाना है, 10%। अब सवाल है कि सर डीआरआर हम बना देंगे 10%, आपने कहा है तो हम मान लेते हैं। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रिजर्व तो उसको बनाना चाहिए जिसके पास पैसे की कमी हो, जिस पे पैसे ही पैसे पैसे ही पैसे, उसको रिजर्व बनाने की क्या ज़रूरत। अगर उसके पास किसी को पैसे चुकाने हैं और उसके बाद लोग, मान लीजिए मुझे 10,000 किसी को देने हैं और रोज़ का मेरे पास लाखों रुपए का आना जाना है, रोज़ आ रहा है जा रहा है लाख रुपए, तो बताइए 10,000 के लिए क्या जमा करने की ज़रूरत है मुझे पैसे, कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करूँगा फिर उसके 10,000 दूंगा, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब डीआरआर उसको नहीं बनाना जिसके पास पैसे बहुत हो, और पैसे आज के डेट में किसके पास है, बैंक के पास है, जिसके पास आरबीआई का हाथ हो, जिसके ऊपर कि भाई ठीक है पैसे ही पैसे। समझ में आई बात? तो जितने भी बैंकिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, आरबीआई से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। और ऐसी कोई कंपनी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उनको भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ये दो बातें समझ में आ गई। इन दो को नहीं बनाना है, बाकी सारे डीआरआर सब लोग बनाएंगे।
तो इसका मतलब है सर आप कहना चाह रहे हैं अनलिस्टेड को बनाना पड़ेगा। हाँ जी, अनलिस्टेड को बनाना पड़ेगा, लिस्टेड को नहीं बनाना, और जिसपे पैसे खूब सारे। तो पैसे कैसे, आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा, देखिए यहां पे बताया गया कि डीआरआर किसको नहीं बनाना है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग, इनको डीआरआर नहीं बनाना। तो आपको इतना याद नहीं रख पाएंगे आपको किसको बनाना है नहीं बनाना। आपको जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा वहां पर कंपनी का नाम लिखा होगा, उसका एक्टिविटी लिखा होगा, किस टाइप की कंपनी है, तो उसके सामने ना ये वर्ड पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। किसी में फाइनेंशियल मतलब पैसे से जुड़ा हुआ आपको खुद दिख जाएगा, बैंक है, फाइनेंस की कंपनी है, तो पैसे तो हैं इनके पास। अब मुझे बताइए, इन्होंने बोला कि भाई एक तो ये फाइनेंशियल कंपनी जो कि रेगुलेटेड बाय किसके बाद है, आरबीआई। समझ में आई बात। फिर आगे कहते हैं जो रेगुलेट नहीं कर रहा वो आरबीआई से, अदर फाइनेंस। अरे है तो फाइनेंस कंपनी ना सर, इसको भी नहीं बनाना है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने बोला लिस्टेड कंपनीज नहीं बनाना, अनलिस्टेड है लेकिन वो फाइनेंस से जुड़ी हुई है, उसको भी नहीं। मैं सिंपल सी बात आपको मैंने बोल दिया, जिस पे पैसे खूब हैं उसको नहीं बनाना है। अदर अनलिस्टेड कंपनी जिन पे पैसे नहीं है, यानी बैंक से जुड़े हुए नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े हुए नहीं है, आरबीआई से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब उसको डीआरआर बनाना पड़ेगा। और कितना परसेंट होगा बेटा, 10% होगा किसका, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। तो ये डीआरआर कब बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट से पहले बन जाना चाहिए डीआरआर आपका। इन्वेस्टमेंट तो जिस ईयर में आप पे कर रहे हो उस ईयर के फर्स्ट मंथ में बन जाना चाहिए, तो डीआरआर उससे पहले पहले आपका तैयार हो जाना चाहिए। समझ में आई बात, यानी प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। चलिए जी, अब मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होगा, 15%। चलिए क्वेश्चन के दौरान ये सारी चीजें आएंगी तो आपको समझ में आ जाए। इन्वेस्टमेंट 15%, जी ये रहा बेटा हमारे सामने क्वेश्चन। हम क्वेश्चन से ही सारी बातें समझेंगे। बस वहां पे पॉइंट ना आपको मैं सारे लिखवा भी देता तो याद नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है जिसपे पैसे खूब सारे हैं, यानी आरबीआई से जुड़ा हुआ चीज़ें, फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको डीआरआर नहीं बनाना है, बाकी सबको डीआरआर बनाना है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स, पहले से बैलेंसेज है, इशू अभी नहीं हुआ, पहले से ही है। तो कह रहे फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आगे लिखा है बेटा अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड है, अदर देन AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी फाइनेंस वाली कंपनी नहीं है। अनलिस्टेड भी है और फाइनेंस वाली भी नहीं है। बेटा अनलिस्टेड को तो बनाना है, बस उस अनलिस्टेड को नहीं बनाना जो पहले से फाइनेंस का काम कर रही हो। बैंकिंग कंपनी भी नहीं है ये, NBFC भी नहीं है, HFC भी नहीं है। समझ में आई बात। तो बेटा ये इसको बताओ पहले तो डीआरआर बनाना है कि नहीं बनाना, इसको तो बनाना पड़ेगा सर। इनको तो डीआरआर बनाना है, कितना परसेंट, 10% बनाना है, ये याद रहेगा। अब आते हैं आगे से। ऑन 31 दिसंबर, ये ईयर का एंड है, मतलब पिछले साल का होगा 2021, जिसमें इनके पास डिबेंचर है बेटा 10,000 डिबेंचर है 100 रुपए का। तो 10,000 डिबेंचर 100 रुपए करके है तो कितना हो गया बता सकते हैं आप, बताओ कितना हो गया। तो 10 लाख का डिबेंचर है। एक इंफॉर्मेशन आपको दी। दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसी दिन 31 तारीख को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी पहले से है इनके पास। कितना है पहले से, 50,000। दो इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तीसरा, इसी डेट पे कह रहे इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद द स्केड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। कह रहे जी हमने इन्वेस्टमेंट किया है बैंक में, तो डीआरआर का इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, कितने रुपए का बेटा, 1.5 लाख का। और वो इस इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है कितना परसेंट है, और ये इंटरेस्ट जहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना वो ना हमेशा ना कब देते हैं, दिसंबर में देते हैं ये लोग, दिसंबर में ये लोग इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है सर। तो यहां तक आपको ना ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 3 इन्फॉर्मेशन दिया। एक उन्होंने दिया कि डिबेंचर उनके पास है पहले से, वो भी कितने रुपए का है, 10 लाख का। दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया डीआरआर है उनके पास पहले से, कितने का, 50,000 का। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट है, यानी डीआरआई है कितने का,
1.5 लाख का। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन हो गए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन किस डेट की है? 31 दिसंबर 2021 की ये तीनों इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू दिसंबर 31 मार्च 2021। कह रहे 31 मार्च तक इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स का था वो हम दे चुके हैं, तो उसका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है मेरे ऊपर, वो तो मैं इंटरेस्ट दे चुका हूँ। ठीक है सर। 28 फरवरी की बात कर रहे हैं ये। दिसंबर से कितने महीने आगे की बात हो रही है बताओ तो जरा? 2 महीने बाद की बात हो रही है। कहते हैं द इन्वेस्टमेंट वो रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गया, इसका मतलब बता सकते हैं आप? इन्वेस्टमेंट को हमने क्या करा बेटा? सेल कर दिया। किस पे? एट पार पे, यानी जितना इन्वेस्ट किया था उतने पे ही बेच दिया है। इन्वेस्ट कितना किया था आपने? 1.5 लाख पे बेच दिया, तो पैसे कितने आ गए पॉकेट में? 1.5 लाख आ गए। कब बेचा आपने? 28 फरवरी में। तो यार इन्वेस्टमेंट अगर बेचेंगे तो मुझे इंटरेस्ट भी तो चाहिए, क्योंकि इसने आखिरी बार इंटरेस्ट मुझे कब दिया था? और दिसंबर को गुजरे हुए कितने दिन हो गए? तो 2 महीने का मैं उससे बोलूंगा ना भाई इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं, तो साथ में मुझे इन्वेस्टमेंट रियलाइज मतलब मैंने मान लीजिए बैंक में पैसे रखे थे और उस पर मुझे 4% इंटरेस्ट मिलना था, तो मुझे 4% इंटरेस्ट 2 महीने को और तो देना पड़ेगा ना। दिसंबर तक तो दे दिया उसने इंटरेस्ट, तो जनवरी फरवरी को और भी तो इंटरेस्ट देगा मेरे को। तो मैंने इन्वेस्टमेंट तो बेचा तो 1.5 लाख का, यानी रियलाइज पैसे तो 1.5 लाख आएंगे मेरे पास, प्लस इसके साथ साथ मेरे पास और क्या आएगा? इंटरेस्ट भी आएगा। ये बात समझ में आ गई है आपको? एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिबेंचर्स को हमने पे किया है, रिडीम किया है 101 पे। बेटा ये डिबेंचर एक्चुअली में था कितने का एक, और दे कितना रहे हो? तो 100 का था, 101 दे रहे, यानी 1 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। यानी 1 रुपये एक्स्ट्रा पे करना मतलब 1% क्या दे रहे हैं हम? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ने कहा कि ये टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, और ये हम दे रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। ठीक है जी। राइट अप द कंसर्ट लेजर, आपको लेजर अकाउंट बना के दिखाना है। एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस, इग्नोर दी टैक्सेशन। इसमें कोई टैक्सेशन का जिक्र नहीं है। टैक्सेशन मतलब जब इंटरेस्ट ले रहे होते हैं हम किसी से या किसी को इंटरेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें ना टैक्स डिडक्ट किया जाता है दोनों टाइम पे, तो उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं, उसकी कोई एंट्री करनी नहीं, वो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं हमारे पास। तो सर हम स्टार्ट क्या करें? बेटा चलिए पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा समरी करके मैं एक जगह लिख लूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर ये समझ लो आसान हो जाएगा एक क्वेश्चन से भी। सबसे पहले इन्होंने 31 दिसंबर 2021 की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। उस दिन इन्होंने बताया कि भाई मेरे पास 6% डिबेंचर है, 6% डिबेंचर है, वो है 10,000 डिबेंचर, कितने वाला? 100 वाला। टोटल कितने का हो गया? 10 लाख का डिबेंचर है, ये क्वेश्चन में बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि भाई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो मेरे पास कितने का बना हुआ है? 50,000 का मैंने बना रखा है। इस डेट तक की इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है जी। फिर ये कहते हैं कि मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया, डीआरआई बना दी, और डीआरआई कितने का बना दिया सर? 1,50,000 का। अब इसके बाद आगे की डेट पे चलते इन्होंने बताया कि जी 28 फरवरी की बात है। 28 फरवरी 2022 में हम इसे रिडीम करने जा रहे हैं। तो रिडीम करने से पहले हमने क्या करा है? रियलाइज करा है। रियलाइज कर लिया किसको भाई? डीआरआई को। बैंक बैलेंस भी दे रखा है। हाँ जी, बैंक बैलेंस कितने का है? 9 लाख का। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस भी लिख लेता हूँ। बैंक है 9 लाख, यानी बैंक अकाउंट में मेरे पास 9 लाख रुपए हैं। ठीक है सर। अब आइए रियलाइज करा डीआरआई। तो डीआरआई जो टोटल था बेटा वो कितने का था? 1.5 लाख का।
जब ये रियलाइज हो रहा है तो इन्होंने बोला कि हमारे को ना इस पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना परसेंट का, 4% का। कितने दिन का मिलेगा, फॉर 2 महीने का तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक तो इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट अब मिलना बाकी है, तो जब इन्वेस्टमेंट बेचने जाएंगे तो साथ में इंटरेस्ट भी हमारे पास आएगा। ठीक है जी, बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक। अब मुझे बात बताइए, इतनी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी तो मैंने ये लिख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मुझे एक बात बताइए कि भाई पहले तो ये समझना है कि इस क्वेश्चन में डीआरआर बनाने की जरूरत थी या नहीं थी। है, डीआरआर तो बनाना पड़ेगा। डीआरआर कितना परसेंट बनता है, 10%। किस चीज का, जो डिबेंचर है आपके पास जो पे करना है आपको। बाबू इधर देखो, ये बताओ डीआरआर मुझे 10% बनाना है, 10%। तो बताइए डीआरआर अगर मैं 10% बनाने जाऊं, डिबेंचर कितने का है, उसका 10% कितना होगा। तो भाई यहाँ तो सिर्फ कितना बना हुआ है, तो इसका मतलब मैंने तो अभी तक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करा। तो मुझे जिस दिन मैं पे करने बैठ रहा हूँ, मुझे उससे पहले पहले उस ईयर की स्टार्टिंग में ही, बेटा दिसंबर का ईयर क्लोज है और फरवरी में मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो इस ईयर का स्टार्टिंग की डेट बता सकते हो क्या होगा? बोलो। नहीं, डर लग रहा है तो बताओ ना, क्या डेट आएगा? नहीं समझ में आया? बेटा ये पिछले साल की डेट है ना, 31 दिसंबर में साल खत्म हो गया। दिसंबर में, मार्च में नहीं हो रहा खत्म, यहाँ पे कब हो रहा, कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में। आप पेमेंट करने कब जा रहे हो? तो जिस ईयर में करो, ये तो ईयर नेक्स्ट है ना, अगला साल है ना, तो इस साल का स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी को साल स्टार्ट हुआ होगा ना। तो डीआरआर का रूल क्या था, जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे उस ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको डीआरआर बनाना है। तो स्टार्टिंग में कब बनाना होगा? तो मुझे बीच में ही, ये तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन किया था, इन्होंने बोला हमने इस दिन बेचा, लेकिन मुझे तैयार करना पड़ेगा बीच में 1 जनवरी को जाके क्या बनाना पड़ेगा बेटा, डीआरआर। और वो डीआरआर एक्चुअली में कितना परसेंट होना चाहिए था? तो 10% के हिसाब से कितना होना चाहिए, ऑलरेडी कितना बना रखा है, तो कितना बनाना पड़ेगा, तो 50,000 का डीआरआर और बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? डीआरआर कितना बनाएंगे, 50,000 का डीआरआर बनाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो हो ही चुका है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें हमारे पास। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट तो हमने कर ही दिया। चलो जी, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रियलाइज कर देंगे। कहानी समझ में आ गई आपको? अब इसकी एंट्रीज वगैरह करें तो हमने एंट्रीज में आपको बताया था कि बेटा सबसे पहली एंट्री किसकी होती है, बताओ तो ज़रा। पहले होगी डीआरआर बनाने की एंट्री। तो पहले आपने, जैसे मैंने ये लिखा है इतना लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। चलो इसको लिखो, इसको थोड़ा सा समराइज हो जाएगा। लिख लिया? अब आइए जी, सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे। वैसे तो एक क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ अकाउंट मांगा है, लेकिन बेटा अकाउंट समझ में नहीं आएगा आपके, बिना एंट्री के नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पे मेहनत करेंगे, आगे तो हो ही जाना है। मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन करूँगा कि लेजर समझ में आ जाए आपको, लेकिन फिर भी पहले आप जर्नल एंट्री बनाएं। तो यहाँ पे अब इस टेबल को देखिए जो हमने यहाँ पे बनाया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये बैलेंसेस है। बैलेंसेस की कोई जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट कब होगी बेटा, 1 जनवरी को डीआरआर की एंट्री होगी। और रियलाइज करने से पहले पहले 28 तारीख को आपके पास, इसी 28 फरवरी को दो बातें होंगी। एक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप पे करेंगे, ठीक है जी, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट को आप रियलाइज करेंगे। आपको मिलेगा एक तो भाई डिबेंचर पे इंटरेस्ट आप देंगे और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो इन दो की भी हम लोग एंट्री कर लेंगे। ठीक है जी, आइए तो सबसे पहले फॉर्मेट बना के जनवरी 1 में चलते हैं। 1 जनवरी 2022। बताइए बेटा, आपके पास बना हुआ है सब कुछ, उससे बताते चलिए, मैं करता चलूँगा, आप मुझे देखिए, बस अभी नोट मत करिए, आपके हिसाब से चल रहा है कि नहीं बस ये बताइएगा मुझे आप, ठीक है? जब मैं बोलूँ नोट करने तो आप कर लीजिए। बताइए 1 जनवरी को सबसे फर्स्ट वाली एंट्री क्या होनी है? डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री।
अब डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री याद है आपको? चलिए, तो स्टेटमेंट लिख लीजिए या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करिए और टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो एग्जाम में ऐसे डीआरआर लिख के नहीं आना है, ठीक है जी। और ये वैल्यू बताइए आपको डीआरआर कितने की बनानी होगी। ऑलरेडी आपका बना बनाया 50,000 का है, अभी आपको और कितना चाहिए? 50,000 और चाहिए। तो भाई यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे 50,000। नरेशन लिखना है तो बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। तो हमने डीआरआर क्रिएट कर लिया सर। इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी कर ही रखा है, उसकी तो टेंशन हमें लेनी ही नहीं है, बस डीआरआर हमने क्रिएट करा। अब इस दिन के बाद हम आ गए सीधा किस डेट पे चलेंगे बेटा बताओ? 28 फरवरी में आ जाएंगे। अट्ठाईस फरवरी से पहले और क्या करेंगे बताओ? जनवरी में इंटरेस्ट दे दूं? 28 को तो देंगे ना, उससे पहले कौन सी डेट आएगी? तो 28 तारीख को हमें एक पे इंटरेस्ट लेना है और एक पे इंटरेस्ट, तो एक आपके लिए इनकम हो जाएगा और एक, तो बचपन में पढ़ा था एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को। तो देखिए पहले आप इनकम की बात कर लो, एक्सपेंस जो जिसकी मर्जी है वो कर लो, बताओ क्या करना है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के लिए आप जर्नल एंट्री करिए, डेबिट में कर दीजिए, उसे लिखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बेटा इसको हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्या कहते हैं? डिबेंचर इंटरेस्ट। और यहाँ पे देखना, इधर अभी लिखना नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ध्यान से देखना इधर। अब फिर बाद में हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा? डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, ये लिखते हैं ना। तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं ये, या ड्यू करके भी लिख सकते हैं, समझ में आई बात? इसको मर्ज करके एक एंट्री भी बना सकते हैं। तो अभी हम दोनों कर रहे हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो दोनों हमें पता होना चाहिए। लिखिए आप तो भाई यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू, ठीक है जी। बस ये एंट्री है, आपको इसके यहाँ पे इंटरेस्ट एक बार निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू हमारे पास 10 लाख रुपए की थी बेटा। 10 लाख का कितना परसेंट? अब ये कितने दिन का बेटा? 2 महीने का, कितना आएगा? बाबू 6% था ना ये, तो 6% निकलवाओ ना नालायक। चिटिंग मार के बता रहा है, मतलब है कह रहा आंसर वही आएगा, तो फिर कैसे आया? अच्छा मजे ले रहा तुम्हें, ठीक है जी। 6% है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू 10,000 रुपये। डिवेंचर होल्डर यहाँ गए, अब इसकी पेमेंट की एंट्री कर देंगे सर। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये वैल्यू हो जाएगी 10,000। यहाँ आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, तो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कर दिया सर। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्योंकि एक्सपेंस है, वैसे तो ईयर के एंड में पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कब ट्रांसफर होगा? ये
ईयर के एंड में होगा, लेकिन एक ट्रांसफ़र की एंट्री हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। होगा 31 तारीख को वो एंट्री, ये ध्यान रखेंगे, 31 मार्च में, तो हम एंड में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, समझ में आ गई बात। चलिए अब बताइए, ये तो इंटरेस्ट हमने दिया है, एक इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे सर, तो वो तो क्रेडिट होगा और पैसे आएंगे उसमें, तो वहाँ तो डायरेक्ट एंट्री हम कर सकते हैं भाई, हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखूंगा मैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, पूरा खानदान लिखना है ये, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आएंगे इस पे नरेशन, being interest on debenture redemption reserve investment receive, और यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो बेटा 1.5 लाख था, 1.5 लाख पे कितना परसेंट, 4%, कितने दिन का बेटा, 2 महीने का, कितना हो जाएगा देख लेना, ये कभी कभी खेला कर जाता है। बताओ यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, 1,000, चलो जी, तो यहाँ पे आपने 1,000 लिख दिया जी। बताइए समझ में आ गई बात ये तो। अब आइए सर नेक्स्ट, ये 28 फरवरी को इंटरेस्ट तो मिल गया, अब 28 फरवरी को ही, सॉरी 28 फरवरी को हम और क्या करेंगे भाई, बताइए सर। 28 फरवरी को इंटरेस्ट पे हो गया, रिसीव भी हो गया, 28 फरवरी को डीआरआई को क्या करेंगे, रियलाइज कर देंगे, तो सेम डेट पे हमारे अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट DRRI अकाउंट, DRRI अकाउंट, अमाउंट कितना है सर, इसका अमाउंट है सर 1.5 लाख। बताइए साहब, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमने सेल कर दिया जी। अब मुझे बताइए, सेल हो गया, ये इंटरेस्ट भी मिल गया, सेल भी हो गया, आपको याद है अब क्या करेंगे, आप ड्यू कर लें। अच्छा एक बात को और ध्यान रखेंगे, ये ड्यू जो है ना, आप सेल करने से पहले भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, तो डेट वही है, एंट्री आगे पीछे हो सकती है। तो आपने यहाँ पे डिबेंचर्स को ड्यू किया पेमेंट के लिए, तो परसेंटेज डिबेंचर कितना परसेंट है बेटा, तो मैंने एंट्री आपको ऑलरेडी लिखवाई रखी थी पहले भी, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट क्यों हुआ बेटा, डिबेंचर्स आप पे करोगे, लाइबिलिटी था, अब उसे पे करने की बारी आई है, तो डेबिट ही तो होगा, और इस पे आप प्रीमियम दे रहे हो, है ना, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आ जाइए टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो टोटल 10 लाख रुपए है, और 10 लाख पे 1% का हमारे पास प्रीमियम है, कितने परसेंट, तो 1% अगर हम निकालेंगे 10,000 आ जाएगा, और ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 10,10,000, यही आएगा 10,10,000। नेक्स्ट एंट्री बताइए क्या होगा इसका बेटा,
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये वैल्यू आ गई जी 10,10,000 की, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट बेच के 1.5 लाख नहीं लाए, 9 लाख रुपए बैंक में था, तो यहाँ पे बैंक में 1,000 रुपये ये इंटरेस्ट आया, 1.5 लाख रुपए ये भी आया, और सिर्फ 10,000 ही तो गए आपके पास से। ये हो गया पे। अब आपको मैंने एंट्री बताई थी, जब पे हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं। आपको ये टाइम टेबल यहाँ पे मैंने दिखाया था, शायद थोड़ा बहुत याद आ जाए। DRR इन्वेस्टमेंट, फिर सेल, फिर रिडेम्पशन ड्यू, डिवेंचर्स पे, उसके बाद लास्ट में ट्रांसफ़र टू रिजर्व। चलिए, तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व कर लें जी। क्या एंट्री करेंगे उसमें, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट, ये अमाउंट कितना रहेगा, पूरा 1 लाख। बेटा ये एंट्री थी, being debentures due for redemption, being debentures redeem, being DRR transfer to general reserve, being DRRI realized, चले आगे। बाबू DRR हमने पहले से बना रखा था 50,000 का, और 50,000 इस बार बनाया, तो टोटल मिला के कितने हो गए, तो वही 1 लाख आ गया। अब ये 28 फरवरी को मैंने एक बात बताई थी कि भाई आपके पास ये जो आपने इंटरेस्ट, इधर ध्यान से सुनो बेटा, ये जो इंटरेस्ट है जो आपने दिया, और एक इंटरेस्ट आपको ये मिला है, ये P&L अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होगा, होगा ना। ये वाला इंटरेस्ट जो है ये तो P&L अकाउंट में जाएगा, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ही जाएगा बेटा। इधर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो जाएगा ही जाएगा। अब बताओ ये जो इंटरेस्ट आया है क्या ये भी जाएगा, क्या ये आपकी नॉर्मल इनकम है बेटा। ये इन्वेस्ट इसलिए किया था कि यहाँ से जो कमाएंगे उसे डिबेंचर्स को रिडीम करने में काम आएगा, सही बात है। अब जो कमाया उसे आपने अपने पॉकेट में डाल लिया नॉर्मल बिजनेस में, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, इनकम तो है लेकिन ये P&L में नहीं जाएगा, लेकिन ये जाएगा ईयर के एंड में। अब ईयर के एंड तक तो हमें क्वेश्चन ही नहीं करना था, तो 28 फरवरी को ये एंट्री करके रख देंगे हम। क्लियर है, अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना सेम डे, तो 28 तारीख को एंड में चलेंगे, और यहाँ पे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, P&L account debit to interest on debentures account, being interest on debenture transferred to profit and loss account। ये कितना वैल्यू था, 1,000, 10,000, बस ये हो गया। अब इसके बाद फटाफट डिबेंचर्स का अकाउंट आप उसके लिए फॉर्मेट तैयार कीजिए और बना लेते हैं। हाँ जी, ये भी करनी है। अब यहाँ पे बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो सेम डे कर देंगे।
चलें आगे। आइए डिबेंचर्स का अकाउंट बनाते हैं और इसको पोस्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये जो 6% डिबेंचर अकाउंट है हमारे पास, अब जर्नल एंट्री में देख देख के आप यहाँ लिखिए, वरना तो जर्नल एंट्री को एज अ हिंट लेंगे, कोशिश करेंगे अकाउंट ही डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। डिबेंचर्स बताइए आपकी लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस किधर होगा? तो क्रेडिट साइड में हम पहले से अगर दे रखा है डिबेंचर, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस बीडी। और ये डेट कब की दे रखी थी? इधर देखो, इधर 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 इधर, यहाँ पे देखो डिबेंचर्स का जो बैलेंस दिया था कब का था? ये 31 दिसंबर 2000, यानी पिछले साल के एंड का बैलेंस दिया था। और जब हम ये साल हम स्टार्ट करेंगे, तो बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग का वैल्यू डेट डाल दीजिए 1 जनवरी 2022। कितनी वैल्यू बेटा? 10 लाख। ठीक है सर। अब ये डिबेंचर्स की आप पेमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर्स आपका 2 बार रिकॉर्ड हुआ था बस, है ना। एक बार ड्यू हुआ, इशू के टाइम पे डिबेंचर आया था बैंक टू डिबेंचर्स, ड्यू के टाइम पे डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, और पेमेंट बाद में किसको हो गया? डिबेंचर होल्डर। मतलब ये हुआ कि जितना भी आपका डिबेंचर है, जब पेमेंट होगा तो ये सारा पैसा किसके नाम से ट्रांसफर हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर के नाम से ट्रांसफर होगा बेटा। किस नाम से? तो यहाँ आप लिखेंगे डिबेंचर होल्डर, और ये वैल्यू रहेगी आपकी 10 लाख की, और डेट डाल देंगे आप यहाँ पे 28 फरवरी 2022। ठीक है सर, समझ नहीं आया बेटा? समझ नहीं आया, अभी देखते हैं इसके। आ जाओ जी, परसेंटेज डिबेंचर की जर्नल एंट्री एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमने एंट्री स्टार्ट करी, इसमें तो नहीं है परसेंटेज डिबेंचर। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे भी नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे है बेटा। और ये डेट थी 28 फरवरी की। 28 फरवरी को परसेंटेज डिबेंचर डेबिट हो रहा है। इसके डेबिट में जाके क्या लिखना है मुझे? तो ये डिबेंचर होल्डर का 10,10,000 सर आपने क्यों नहीं लिखा बेटा? इसमें इन दोनों की वैल्यू है ना, मुझे तो इसकी वाली वैल्यू लिखनी है सिर्फ, तो इसलिए परसेंटेज डिबेंचर करके मैंने ये एंट्री कर दी और ये अकाउंट क्लोज हो गया। कितना सिंपल होता है ये अकाउंट, सोचो। बताइए बच्चे, ये समझ में आया? बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना होता है। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको 10 से 15-20 मिनट तो आपको बनाने में लग ही जाता है। ये परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट हमने तैयार कर लिया जी। अब हम बना लेते हैं। वैसे इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, यहाँ पे इसने बोला नहीं। राइट द कंसर्न लेजर, तो मेन जो लेजर अकाउंट है वो बना लेंगे। एक डिबेंचर्स का एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है, परसेंटेज जो भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं आप, प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स की, डीआरआर की, डीआरआई की, और एक बैंक अकाउंट है। तो इंस्टीट्यूट ने ऐसे डिबेंचर्स का अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट का भी बनाया इन्होंने, और साथ में बैंक। तो सारे बना लेते हैं, सब समझ में भी आ जाएगा। आ जाओ, जब भी आएगा ना एग्जाम में कि कौन कौन सा है, तो आपको जनरली ये होगा कि अकाउंट बता देंगे ये। चलिए, अब ये डिबेंचर्स के बाद हम बना लेते हैं यहाँ पे प्रीमियम। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरी जर्नल एंट्री में ना एक बार आपका डेबिट हुआ है। आप सही से ध्यान दीजिए उसको, उस एंट्री को देखिए जाके। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका एक बार डेबिट हुआ है।
तो यानी इसके डेबिट साइड में जाके मुझे क्या लिखना होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर है जी। और उसके बाद ये पे हो गया। लेकिन ये डिबेंचर्स एक बार डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट भी तो हुआ होगा ना इशू के टाइम पे बेटा, बताओ मेरे को। जब डिबेंचर इशू करते हैं और प्रीमियम पे इशू होता है तो वहां क्रेडिट भी तो होता है, तो इसका बैलेंस तो पहले से आ रहा होगा, तभी तो आप 1% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। चलिए आइए नीचे बनाइए जरा इसको। आपने अगर इसको पहले ही इशू के टाइम पे, देखो आपको याद होना चाहिए चीज, जब डिबेंचर इशू होता है तो वहां पे एक एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो होता ही, उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इसके डेबिट में आता है क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये एक एंट्री होती है, हाँ या ना। तो ये पहले से होती है। सर एक बात बताइए, अगर ये पहले से होगा तो आपको 31 तारीख को यहाँ पे बैलेंस भी तो देना चाहिए था उनको। बोलो अब, बात समझ में आ रही है। तो अगर इन्होंने ये एंट्री पहले कर रखी थी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि फ्यूचर में प्रीमियम पे करना है, तो ये एंट्री इशू के टाइम कर देनी चाहिए, समझदारी तो यही थी। और उसे सेम ईयर में रिटर्न ऑफ भी कर देना चाहिए था, इशू के टाइम पे ही प्रीमियम लिख देना चाहिए था, तब से ये लाइबिलिटी में आ रहा होता। लेकिन ऐसा कहीं पे मेंशन किया इन्होंने कि लिखा है कि नहीं लिखा? अगर लिखा होता तो यहाँ पे बैलेंस गिवन होता प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का बेटा। इसका मतलब ये एंट्री इनको करनी तो यही चाहिए थी इशू के टाइम पे, लेकिन नालायकों ने ये वाली एंट्री नहीं करी है। तब हमने इसकी एंट्री कब करी थी, रिडेम्पशन में। क्या एंट्री करी थी बेटा, हमने डेबिट में किया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को, क्रेडिट में क्या लिखा। अब प्रीमियम एक तरीके का हमारा क्या होता है बताओ जरा, और इस लॉस को ईयर के एंड में हमें रिटर्न ऑफ करना होता है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये ईयर के एंड में जाके हम इसे रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ये बताइए कहानी समझ में आया। इसके दो तरीके हैं, पहला ये कि प्रीमियम ऑलरेडी इशू के टाइम पे क्रेडिट कर दिया गया हो और सेम टाइम लॉस को रिटर्न ऑफ भी कर दिया गया हो, तो हम डेबिट करके उसकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस नहीं, किसी क्वेश्चन में बैलेंस दे सकता है आपको पहले से। सर अगर बैलेंस नहीं है तब क्या करें, तो जो एंट्री आपने करी है उसके हिसाब से तो सिंपल सा आप यहाँ क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और उसकी वैल्यू कितनी है, कब के डेट है बेटा ये 28 फरवरी की, और ईयर के एंड में मतलब इसी 28 तारीख को हम इसे रिटर्न ऑफ कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी एंट्री इशू के टाइम पे नहीं करी गई थी और ना ही इसे रिटर्न ऑफ किया गया था। हाँ जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि रिडेम्पशन प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की इशू के टाइम पे कोई एंट्री नहीं करी गई थी। चलें आगे, दो अकाउंट हमने बना लिया जी। आइए तीसरे इसमें से ढूंढ लेते हैं किसका बनाए। तो भाई ऐसा करो, एक डीआरआर बना लो पहले, चलो इंपॉर्टेंट है, डीआरआर बना लो एक। सबसे पहले एंट्री हमारी डीआरआर की थी, डीआरआर बना लेते हैं एक। जी डीआरआर। अब डीआरआर में क्या करना है ऐसे, तो डीआरआर हमने क्रिएट किया जिसमें पहले से डीआरआर ऑलरेडी था, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा बेटा इसका। डेट है 1 जनवरी 2022 सॉरी। अमाउंट कितना है पहले से 50 है। दोबारा डीआरआर हमने बनाया सेम डेट पे 1/1/2022 में। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से कितना आया सर, आप एंट्री से भी देख सकते हो, आप एंट्री चेक करो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखो ना, यहाँ पे डीआरआर को हमने क्रेडिट किया था, तो डीआरआर के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये आ गया डीआरआर।
बाद में ये डीआरआर एंड में हमने क्या करा है बताओ? जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ये वैल्यू कितनी है? ये 1 लाख की वैल्यू है इसकी, और डेट है ये बेटा 28 फरवरी की। एक लाख। चले आगे। अब डीआरआई का भी बना लीजिए आप। डीआरआई के लिए बनाइए बेटा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये पहले से था बेटा, तो ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये एसेट्स है, और ये वैल्यू पहले से कितनी की थी? 1.5 लाख। डेट कितनी थी? 1 जनवरी 2022 की। बाद में इसको हमने सेल कर दिया था, मतलब रियलाइज कर लिया था। कब की बात है ये? 28 फरवरी 2022 में। तो ये एसेट्स ख़त्म हो गया, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए थे, और ये पूरा आ गया था बेटा कितना? 1.5 लाख का। जी बेटा, DRI इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है। तो ओपनिंग बैलेंस तो 1.5 लाख रुपए है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा था। फिर इसी को आपने सेल तो कर दिया था, और ये एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। DRI जब हमने सेल किया तो ये एंट्री थी, तो DRI क्रेडिट है, इसके क्रेडिट साइड जाके बैंक लिख देंगे। डिवेंचर अकाउंट बना लिया, DRR बना लिया, DRR इन्वेस्टमेंट कर लिया, और एक इंटरेस्ट का बना लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डिवेंचर होल्डर बना लीजिए, चलिए। डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये लाइबिलिटी है आपकी। अब डिवेंचर होल्डर आपका ड्यू हुआ था सबसे पहले 28 फरवरी को, ठीक है जी। 28 फरवरी को आपने इसको ड्यू किया था। क्योंकि हमने जो एंट्री इंटरेस्ट की करी है, यहाँ पे देखना ध्यान से बेटा, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री करी थी, तो पहले डिवेंचर्स होल्डर को ड्यू किया था, फिर उसको क्या किया था? पे किया था। अगर मैंने ये एंट्री नहीं करी होती तो आपका डिवेंचर होल्डर का अकाउंट बस एक इसको दिखाने के लिए बनता है ना। समझ रहे मेरी बात को आप? आई, तो हम इंटरेस्ट की भी करेंगे, तो 28 तारीख को डिवेंचर होल्डर क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा? फिर हमने पेमेंट कर दिया था, इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई थी इसको। फिर 28 फरवरी को हमने ड्यू किया 6% डिवेंचर, 10,10,000 है ना। ₹10,00,000 डिवेंचर के नाम से, और प्रीमियम के नाम से, प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन और डिबेंचर्स के नाम से कितना बेटा? 10,000। फिर इसकी भी हमने पेमेंट कर दी। आप जर्नल एंट्री से समझ पाएंगे। समझ में आई बात ये बेटा? क्लियर है ये? तो डिवेंचर होल्डर की भी एंट्री कर दी। और अगर बैंक अकाउंट कभी आ जाए बनाने तो हम बैंक की भी बना लेते हैं ज़रा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, पहले बाद में बनाइएगा आप। पहले तो देखिए बेटा, आपको ना एक डेट दे रखी थी पहले से ही और उसका बैलेंस दे रखा था। बताइए कितना बैलेंस बीडी? बैंक का पहले से बैलेंस था 9 लाख का। फिर एक इंटरेस्ट मैंने पे किया था 28 को। आप देखो इधर पहले, डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा आपको। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया था बेटा कितना मैंने? फिर मुझे इंटरेस्ट मिला भी था। इंटरेस्ट ऑन DRR पे कितना आया था? 1,000। समझ में आई बात? फिर इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसे आए मेरे पास। तो DRR से ये कितना आया सर? 1.5 लाख। और ये बात भी 28 भी है। फिर मैंने 28 तारीख को ये भी पे कर दिया डिवेंचर होल्डर को, लेकिन ये पे किया 10,10,000। बस सर ये बैलेंस कर देंगे, हो गया। जो पैसे आए वो लिख दिया, जो पैसे गए वो लिख दिया। जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस CD। यहाँ पे बैलेंस CD लिख देंगे बैंक का। अच्छा अच्छा, डिवेंचर होल्डर, हाँ तो डिवेंचर होल्डर लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट करे होता तो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट के लिए आपको ड्यू करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। वो बता दिया मैंने आपको, और दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा भी दिया। कौन सा बेटा? 10,000? अरे इंटरेस्ट आप दोगे नहीं क्या? डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो तुम मना कर रहे थे कि देना है कि नहीं देना है सर, डिवेंचर होल्डर को बैंक से किया था, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यार क्या यार, तुम भी ना बच्चा ही हो। बाबू ये लो ना, गुस्सा मत हो तुम, अभी कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, सही। ये लो, यहाँ पे तुम लिख लो डिवेंचर होल्डर, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब ठीक, खुश हो? ये बैलेंस बता दीजिएगा मुझे आप। हाँ जी, यहाँ पे बताओ। ये आया जी 31,000। तो ये क्वेश्चन जनरली आपके पास या तो एंट्रीज की शक्ल में आएगा या फिर अकाउंट बनाने आएगा। अकाउंट भी आएगा तो आपको बता देगा कि कितना अकाउंट बनाना है। आपने इस क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए मुझे समझाने में तो लग गए 1 घंटे, लेकिन आप मुश्किल से में लगेगा तो आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। एक बार आपने पहले से बना रखा है अकाउंट, आपके दिमाग में अकाउंट बन गया, तो आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चले आगे। बोलेगा तो करनी पड़ेगी ना, नहीं बोलेंगे तो नहीं करनी है जर्नल। वो मैंने आपको बताया कि दोनों क्लियर हो जाएगा ना आपका। समझ में आ गया बेटा ये? आइए सर, अब ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें इन्होंने बोला है आपको
कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज, अनलिस्टेड कंपनी है। भाई अनलिस्टेड वाले ही डीआरआर बनाते हैं, बस उस पर पैसे नहीं बरस रहे हों, तो लिख रहे हैं अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC, इसका मतलब इसको डीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये भाई साहब भी डीआरआर बनाएंगे। अब डिवेंचर इनके पास कितना है बेटा, 7,50,000 रुपये का है। डीआरआर पहले से कितना बना हुआ है, और डीआरआई का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया इन्होंने 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाई इतना, अरे नालायक, ये थोड़ा ना यहाँ पे मिस्टेक है एक छोटा सा, ये रुपीज़ में है और यहाँ से रुपीज़ हटा हुआ है। कह रहे ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ये 1,12,500 है, और इतना जो है सिक्योर्ड बॉन्ड इन्होंने बॉन्ड लिया है, और एक बॉन्ड कितने रुपए का है, 100 रुपये का, तो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है। ओवरऑल ये है कि 1,12,500 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन तो पहले से जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। आगे कहते हैं कि एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर वाज मेड 31 मार्च एवरी ईयर। जो कंट्रीब्यूशन डीआरआर के लिए जो ये पैसे जमा करते हैं हर साल 31 मार्च को ये पैसे जमा करते हैं। तो डीआरआर की इन्होंने डेट बता दी आपको कि किस दिन डीआरआर बनाया जाता है। ऑन 31 मार्च 2022 बैलेंस एट बैंक में पहले से 7.5 लाख रुपए हैं। बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट अभी आया नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो रियलाइज, इन्वेस्टमेंट जो है बेटा वो रियलाइज हो रहा है एट पार पे। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है हमारा वो प्रीमियम है कितना परसेंट, और वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही लग रहा है मुझे क्वेश्चन। अच्छा, डिबेंचर का इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है आपके पास कितना परसेंट है, 10% है ना। वहाँ पे सॉरी डीआरआर का इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है, रेट है 10% और इसका है 12%। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि डिबेंचर अकाउंट बनाइए, डीआरआर अकाउंट बनाइए, डीआरआई भी बना दीजिए, बैंक अकाउंट भी, और डिबेंचर होल्डर का भी बना दीजिए। तो पहले डिबेंचर अकाउंट तो बना ही सकते हैं, उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। एक बार बीडी लिखनी है डिबेंचर्स की, और दूसरी तरफ जाके सारा डिबेंचर्स का बैलेंस, हमने यहाँ देखो सारा डिबेंचर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया था, यहाँ बीडी लिखा और यहाँ ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर होल्डर को, ये डिबेंचर अकाउंट बन गया। समझ में आई बात, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने किसकी बना रहे हैं, तो डीआरआर पहले से इनके पास कितना है, तो बाबू डीआरआर एक्चुअली में होना कितना चाहिए था, 10%। तो 7,50,000 का 10% कितना हुआ, लेकिन इन्होंने बना रखा है सिर्फ 25,000, तो अभी और कितना बनाना है। तो पिछली बार डीआरआर का जो अकाउंट बनाया था उसको आप ध्यान से देखिए, हमने बीडी लिखना है यहाँ पे, जो बना रहे हैं वो लिखेंगे, और ये सारा पैसा एंड में कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो दो अकाउंट तो इजी हो गए। बनाओ ना, बनाओ फटाफट बनाओ इन दोनों अकाउंट को, दोनों अकाउंट को फटाफट बनाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहले बनाएंगे सर डिबेंचर अकाउंट। बारह परसेंट डिबेंचर था, 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर लाइबिलिटी है बेटा, इसका बैलेंस वगैरह गिवन है, वो है 1 अप्रैल 2021 का। तो 1 अप्रैल 2021 की डेट यहाँ डालेंगे और यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। और डिबेंचर्स की वैल्यू भी गिवन है 7,50,000, ये भी लिख सकता हूँ मैं। अब डिवेंचर्स जब आप रिडीम कर रहे हैं वो डेट आप ध्यान रखेंगे 31 मार्च की बात कर रहे हैं, ये सारे अकाउंट बनाने के लिए आपको 2022 में 31 मार्च 2022 में आप देख लीजिए आप क्या लिखेंगे, ये आपके ऊपर है। बताइए जी कहाँ जाएगा ये सारा पैसा, तो यहाँ लिख देते हैं जी डिबेंचर होल्डर अकाउंट।
ये हो गया जी। अब एक अकाउंट इन्होंने बोला है कि डीआरआर का बना दीजिए, आइए सर डीआरआर बना लेते हैं। डीआरआर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट भी लायबिलिटी होता है बेटा। क्रेडिट बैलेंस, आपको बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, तो डेट डाल दीजिए 1 अप्रैल 2001 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डीआरआर पहले से 25,000 का बना हुआ है। अब यहाँ पे और आप डीआरआर बनाएंगे 1 अप्रैल 2021, लेकिन कितने का बनेगा बेटा ये? 50,000 का बनेगा इसका। लास्ट में ये टोटल 31 मार्च 2022, ये डेट भी तो 22 की ही दे रखी होगी ना सारी वैल्यू। इक्कीस, ठीक है। टोटल कितना हुआ सर? ये 75,000। और ये 75,000 कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बेटा? मुझे उम्मीद है इतने में तो दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। बताइए जी, इतने में दिक्कत हुई आपको? गुड। अब आ जाइए तीसरे अकाउंट पे। डीआरआई पहले से ये भी एसेट्स का अकाउंट है, एक तरफ बनेगा दूसरी तरफ रियलाइज हो जाएगा बस। इकतीस मार्च 2022। अच्छा ये अप्रैल का 22 आएगा बेटा, ठीक है। डेट में थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 22 आ गया जी। अब जो अकाउंट बनाना है वो डीआरआई है। फॉर्मेट बनाओ। तो डीआरआई में ओपनिंग बैलेंस पहले आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट साइड ही आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये कितने का इन्वेस्टमेंट था बेटा? 1,12,000, 1,12,500। डेट बताइए? 1/4/2021 में। अब इसे रियलाइज कर लें सर। रियलाइज करेंगे इज्जत से पैसे आ जाएंगे बस 31 मार्च 2022 में। 112500। ये भी हो गया जी डीआरआई भी। और क्वेश्चन आपको क्या बनाने बोला गया? बैंक अकाउंट बोला गया है। आओ जी बैंक अकाउंट बनाओ। बैंक अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस गिवन होगा, 7,50,000 का गिवन है। तो डेबिट साइड में चलेंगे सर, इसको लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000 1 अप्रैल। इसकी डेट भी मेंशन थी ना हमारे पास, एक बार चेक करो। हाँ इसकी बैलेंस के, इसका जो बैलेंस है ये अलग से दे रखा है, 31 मार्च का है ये बैंक बैलेंस बेटा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो 1 साल पुरानी है ना, बैंक का नया इन्फॉर्मेशन है। इसकी डेट अलग दे रखी है, ध्यान रखना। 31 मार्च 2022 ये गिवन है बेटा, ये गिवन अपने तरफ से दिमाग नहीं लगा रहे हम लोग। 31 मार्च 2022 का बैंक बैलेंस है।
31 मार्च 2022 का बैंक बैलेंस है 7.5 लाख रुपए, लेकिन इसमें अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन है आपके पास। क्या नहीं आया? इंटरेस्ट वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह के जिक्र नहीं है, बाकी चीज़ें हो गई। तो अब बताइए, जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो किस साइड लिखेंगे? बताइए। आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट आएगा तो कब किधर लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने ऐसी बात कही है कि नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क दिखेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे बोला है कि बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो आया है ना उसको अभी तक लिखा नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट तो आएगा। ऐसा इन्होंने बताया कि इंटरेस्ट आएगा, और वो किस पे आएगा? डीआरआर पे आएगा। कितना परसेंट आएगा? 10%। ठीक है जी। और जब से आया उसके हिसाब से लिखेंगे इस पे इंटरेस्ट। पिछले क्वेश्चन में अगर आप जाके देखें, ये वाला क्वेश्चन जो इंटरेस्ट वाला था, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई हमने क्या करा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो हमारा रियलाइज हुआ था, और इन्वेस्टमेंट तो हमने इंटरेस्ट की वजह से ही करते हैं। और यहाँ पे बोला गया था कि आप डिबेंचर जब पे करेंगे तो टुगेदर विद द इंटरेस्ट आप क्या देंगे? इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट के, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का कोई जिक्र अभी इस क्वेश्चन में नहीं है। कहाँ गया? ये रहा। समझ में आ रही है बात ये? तो चलिए बैंक अकाउंट में आइए। बैंक अकाउंट में पहले तो इंटरेस्ट को रिसीव कीजिए। इंटरेस्ट आप रिसीव कीजिए। जिस दिन आप डिबेंचर को सेल करेंगे उसी दिन आपके पास इंटरेस्ट आएगा। करिए बेटा। इंटरेस्ट ऑन DRRI। इंटरेस्ट ऑन DRRI। DRI की जो वैल्यू आपके सामने गिवन है क्वेश्चन में, वो है, हमने हमारे 1 अप्रैल की वैल्यू है, और उसमें हमने इतना इन्वेस्ट किया था, उस पर 10% आएगा। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, पूरे 1 साल। तो वैल्यू है आपकी 112500 इंटू का 10%। सही है बेटा ये 112500। अब इसी डेट पे आप इन्वेस्टमेंट को भी भेज दीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट सेल होगा टू DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। चलिए बताइए बेटा, ये जो सेल हुआ है कितना अमाउंट लिख दूं इसका? 1,12,500। तो ये पैसे आने, जो जो पैसे आए हमने डेबिट साइड लिख दिया, पहले से था, ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ, और ये आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया। और उसके बाद क्योंकि इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है, हम ये मान लेंगे कि 31 मार्च को इंटरेस्ट ये पे कर चुके हैं। यहाँ पे जब इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये 7,50,000 का डेट इन्होंने 31 मार्च का बताया ना, तो इसका मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या हो चुका है? पे हो चुका है। उसके बाद ये बैलेंस दिया था, बस जो पैसा इंटरेस्ट का आना था वो नहीं लिखा है, बाकी सारी चीज़ें इसमें पहले से लिखी हुई थी। अब सीधा क्या करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आ चुका, सेल हो गया, अब डिबेंचर्स को पेमेंट कर देंगे। जब डिबेंचर्स को पेमेंट करते हैं तो डिबेंचर्स के अकाउंट में नहीं, डिबेंचर होल्डर के पेमेंट होती है। तो बेटा यहाँ पे 31 मार्च 2022 में आपने यहाँ पे लिखना है डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और ये वैल्यू थी आपकी
7,50,000। हमने यहाँ पे कितना पेमेंट करा है इसको? अच्छा, प्रीमियम नहीं दिया हमने। डिबेंचर होल्डर को, और पहले प्रीमियम का देख लेते हैं बार कैलकुलेशन बेटा। यहाँ पे एक वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी ना, वरना इसका ना यहाँ पे वर्किंग बना लो एक छोटा सा। प्रीमियम का अकाउंट तो नहीं बनाना हमें, क्वेश्चन ने बोला नहीं अकाउंट बनाने के लिए, तो हम एक छोटा सा वर्किंग बना लेते हैं। एक और अकाउंट बना बोला है इसके बाद डिवेंचर होल्डर का बनाने के लिए। तो पहले ऐसा करते हैं, डिवेंचर होल्डर का अकाउंट मैं बना देता हूँ, अब वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वर्किंग से भी बेहतर रहेगा। डिवेंचर होल्डर का अकाउंट, इस वैल्यू को अभी रहने दो, आप डिवेंचर होल्डर पहले लिखो। और बेटा डिवेंचर होल्डर का अकाउंट लिखो, पहले बना लो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर को ध्यान से समझिए। जब हम लोग डिवेंचर होल्डर की एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके से होती है बेटा। परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को भी क्या करते हैं, और क्रेडिट में क्या आता है। तो इससे ये समझ में आया कि डिवेंचर होल्डर के क्रेडिट साइड में ये दोनों चीज़ें लिखेंगे जाके। तो आइए, ये डेट रहेगी लास्ट में बिल्कुल 31 मार्च 2022 में। आप यहाँ लिखेंगे कितना परसेंट डिवेंचर था बेटा, 12% डिवेंचर अकाउंट, और आपका आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिवेंचर्स की जो वैल्यू है वो तो है 7,50,000। प्रीमियम का क्वेश्चन ने बोला था आप कितना परसेंट देंगे, 10%। तो ये कितना आ जाएगा सर, 75,000। और डिवेंचर्स होल्डर का ये सारा पैसा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है ये, 8,25,000। 825 31 मार्च 2022 जो ये बैंक का आया है ना बेटा आपका, ये इसी वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे। वर्किंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीम इसका अकाउंट बना ही लिया। और ये वैल्यू कितनी आ गई, 8,00,000। चेक करो कुछ बैलेंस वैलेंस बैंक में बचा है या नहीं बचा है। बैलेंस CD 48,750, ये बैलेंस 87 873750। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि ये मुश्किल है, बस एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।